नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जी का डेट भी आ गया है तो आप लोग जोर शोर से लगे हुए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है। इसमें 4 ऑप्शन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या ध्रुवों पर। तो दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। देखिए ये जो है, आप ये रेखा जो है ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पे है। ठीक है, इसी को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के भाग को, ये भाग जो है इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। और ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के भाग को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। और ये जो है देखिए, एक मिनट, ये मकर रेखा जो है सो दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर है। और हमारी पृथ्वी जो है सो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानी जाती है। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है 4 मिनट का। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या बोले तो 360 है। ये देखिए आप, अक्षांश रेखा, ये जो लाइनिंग है ये अक्षांश रेखा कहलाती है और इसकी संख्या 180 है। और ये देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को जो है सो देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये इनकी संख्या 360 है। ठीक है, और ये जो बीच में लाइनिंग रहता है इसको ग्रीनविच बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? ए में है क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में आयन मंडल और डी में मध्य मंडल। इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। मेघ गर्जन, बारिश होना, आंधी तूफान आना, ये सारा कुछ होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, और ये जो है वायुमंडल में 5 परत है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मंडलों की संख्या 5 है और वायुमंडल की सारी घटना क्षोभ मंडल में होती है। ये जो क्षोभ मंडल है यहीं पर होती है। ठीक है, वायुयान उड़ता है समताप मंडल में और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, आयन मंडल के कारण ही हमें रेडियो या टेलीविज़न जो है सो रेडियो सुन पाते हैं और टेलीविज़न देख पाते हैं, ये आयन मंडल के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ए में ऑप्शन है लुम्बिनी, बी में बोध गया, सी में कुशीनगर और डी में कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, ये पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अब है अगला पॉइंट है, पीटक संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 15 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी? तो इसका सही आंसर है 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, और वाटर पोलो अगर आपको पूछ दे तो इसमें 7 खिलाड़ी होता है। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है, और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है, और बास्केटबॉल जो है उसमें 5 खिलाड़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। इसका सही आंसर है सी नंबर, औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आप आंसर कीजिएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की थी रसखान ने लिखा था। हुमायूंनामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने, ठीक है। और ऐने अकबरी को अबुल फजल ने। रामचरित मानस के रचयिता थे तुलसीदास, और विनय पत्रिका के रचयिता भी तुलसीदास थे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? रूस या चीन या भारत या अमेरिका? इसका सही आंसर होगा चीन। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं, जिसमें स्थलीय यहाँ तो कुछ छूटा हुआ है 7 है, ठीक है, और जलीय 2 है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा ये अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तो ये त्रिपुरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है 4 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट या 6 घंटा 30 मिनट। तो इसका सही आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला पूछे आपको कि कौन सा राज्य है, तो गोवा आंसर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब इंग्लैंड में 12 बज रहे हो तो भारत का समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा, यानी वहां 12 बज रहे हो तो भारत में 5:30 बजेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? वित्त सचिव का, आरबीआई गवर्नर का, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? तो इसका सही आंसर है वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। 1 रुपये के से ज्यादा वाले नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है, और 1 रुपया का नोट पूछ दे तो वित्त सचिव आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रुपया का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने जारी किया था। अब देखिए आप 10 रुपया पर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। अगर आपको पूछे 20 रुपया के नोट पर तो ये आपका एलोरा की गुफा का चित्र है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र है, और अगर आपको 100 रुपया का नोट पूछता है तो रानी की वाव है, और 200 रुपया ये सांची का स्तूप है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई? 5वीं योजना में, 6ठी योजना में, 7वीं योजना में या 8वीं योजना में? इसका सही आंसर है ए नंबर, 5वीं योजना। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगर आपको दूसरी योजना पूछे तो ये पीसी महाबोलिस मॉडल पर आधारित है, और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया?
100वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन या 103वें संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर है 101वां संविधान संशोधन। तो जीएसटी जो लागू किया गया था वो 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया था। 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द्वारा भारत में, सॉरी इसमें तो अब कुछ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में दोस्तों, मैं इसको बता देता हूँ आपको। 103वें, यहाँ 103वें है, 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, जो 10% आरक्षण दिया गया जनरल लोगों को, ईडब्ल्यूएस बनाया जाता है, सो है 103वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो है सो छूटा हुआ है 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।